मैं रामस्वरूप पांडे, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इटियाथो गोंडा। प्यारे भैया बहन, आज हम आप सभी को इकाई 2 जनन पढ़ाएंगे। जनन क्या होता है ये आज हम लोगों को समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनन शब्द से यह स्पष्ट होता है कि एक जीव अपने समान जीवों को जिस विधि से उत्पन्न करता है वो जनन कहलाता है। इस संसार में जितनी भी सजीव कोशिकाएं हैं वह अपने समान कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और ये कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव है तो वो अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस संसार में अपने जैसे जीव को उत्पन्न करके और एक निश्चित जीवन काल में वो डेड हो जाता है। तो ये प्राकृतिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु हैं जो हम लोग देखते हैं, लेकिन ये जीव जंतु जो हैं वो सजीव हैं और ये अपने जैसे ही जीव जंतुओं को उत्पन्न करते हैं। इनकी एक अवस्था होती है, कोई भी कोशिका है वो बड़ी हो करके यानी कि यंग स्टेज पे पहुंच करके वो अपने जैसे जीव उत्पन्न करने के लिए एक कोशिका का त्याग करती है और वो अपने जैसे जब जीवों को उत्पन्न कर देती है तो अपना एक जीवन निश्चित पूरा करके और वो डेड हो जाती है और उसके द्वारा त्याग की गई कोशिका अपने जैसे जीवों का निर्माण करने में लग जाती है। अब हम लोग इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है विचार करेंगे कि एक कोशिका को अपने जैसे जीवों को निर्माण करने के लिए उसमें निहित जो सूचनाएं होती हैं वो कोशिका के केंद्रक में होती हैं और वो अपने जैसे ही, जैसे मान लीजिए गाय है तो वो अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देती है। ऐसे कोई भी पक्षी है तो पक्षी को ही जन्म देता है, कोई पौधा है तो अपने जैसे पौधे को जन्म देता है, मनुष्य है तो अपने जैसे मनुष्य को ही जन्म देता है। यानी कि उस कोशिका को वैसे ही जीव का निर्माण करना है, उसमें उपस्थित केंद्र निर्धारित कर देता है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव कोशिकाएं अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। जनन में आज हम लोग चलेंगे, देखेंगे इधर कि जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है, इसमें युग्म की जरूरत नहीं होती है, इसमें एक पैतृक होता है और वो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न कर ले जाता है। जैसे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आज हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि कितने भाग हैं, कैसे अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। उसके अंतर्गत देखा जाए सबसे पहले अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। एक सबसे पहला नंबर है द्विविभाजन, दूसरा बहुविभाजन, तीसरा मुकुलन, चौथा बीजाणु निर्माण, पांचवा खंडी भवन, छठवां पुनरुद्भवन, सातवां कायिक जनन। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ये द्विविभाजन का मतलब होता है कि जो भी जीव है वो अपने जैसे जीवों का निर्माण करने के लिए स्वयं 2 भागों में बंट जाता है। ऐसी प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है सरल द्विविभाजन, दूसरा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन और तीसरा है अनुदैर्ध्य द्विविभाजन। जो सरल द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है वो सरलता से 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम यानी कि द्विखंडन भी कहते हैं। 2 खंड में वो
पहले पहले उनके कोशिकाओं का इलांगेशन होगा, इलांगेशन के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगेगा, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उनके बॉडी में सेल प्लेट बन जाएगी और जिसके द्वारा वो दो भागों में हो जाएंगे। क्योंकि जो अलैंगिक जनन है इनमें केवल सूत्री विभाजन होता है, इनके गुणसूत्र ही केवल विभाजित होते हैं। ऐसी प्रक्रिया अमीबा में होती है। अमीबा सरल द्विविभाजन की प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे जीवों को उत्पन्न कर देता है। दूसरा है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। अनुप्रस्थ द्विविभाजन का मतलब हुआ कि ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ आप लोग जानते होंगे। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है सरल का मतलब कि किसी भी भाग में। अमीबा के बारे में जान लीजिए कि इसको देवी देवताओं का रूप भी माना जाता है, क्योंकि ये इच्छा अनुसार अपने रंग रूप को बदल लेता है, इसलिए अमीबा का कोई आकार निश्चित नहीं है। लेकिन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य जो होता है ये सीधा मतलब बीचों बीच से कट जाता है, और उसके बाद अनुप्रस्थ जो होता है लेटरल साइड से डिवीजन होता है। ऐसा विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है ये पैरामीशियम में होता है, जो प्रोटोजोआ संघ का जंतु। पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है जो अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और जो अनुदैर्ध्य विभाजन होता है ये यूग्लिना में होता है। यूग्लिना के बारे में आप लोग जानते होंगे। यूग्लिना जो होता है जंतु और पादप दोनों के लक्षण इनमें होते हैं। ये स्थिति जैसी होती है, अगर भोजन इसको कहीं पर किसी होस्ट नहीं मिला इसको, तो ये अपना भोजन किसके द्वारा प्राप्त कर लेता है, इसमें उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं मिल पा रही है तो ये अपने होस्ट के द्वारा भोजन प्राप्त कर लेता है। यानी कि अभी यही निश्चित नहीं कर मिलता है इसमें कि ये जंतु है कि पादप है, इसलिए जंतु और पादप के बीच की कड़ी यूग्लिना को माना जाता है। और इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो अनुप्रस्थ द्विविभाजन प्रकार का होता है। दूसरा है, ये हमारे द्विविभाजन के रूप हो गए। द्विविभाजन को हमने समझ लिया। द्विविभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के, एक अमीबा जो होता है इसमें सरल द्विविभाजन होता है, दूसरा पैरामीशियम इनमें अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है, और तीसरा अनुदैर्ध्य द्विविभाजन ये यूग्लिना में होता है। अब बहुखंडन जो होता है ये प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये अपने जैसे कई कोशिकाओं का निर्माण कर देता है और वो कोशिकाएं डेवलप करके जीवों का निर्माण कर देनी। बहुखंडन इसके अर्थ से ही स्पष्ट है कि बहुत खंडों में विभक्त हो जाना, यानी इनका पूरा जो न्यूक्लियस होता है वो जितने पार्ट में टूटता है उतने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी क्रिया प्लाज्मोडियम में होती है। ये हम लोग समझेंगे, ऐसी क्रिया किसमें होती है, प्लाज्मोडियम में होती है। मुकुलन मतलब होता है बड का फॉर्मेशन करता है। अपना जीव है तो वो अपने जैसे जीव की उत्पत्ति के लिए एक छोटा सा बड का फॉर्मेशन करेगा। आई स्पॉट से बड, और बड से ही वो जो है अपने जैसे जीव की उत्पत्ति कर देगा। वो बड फिर अलग हो करके इसके जैसे ही जीव बना देंगे। ऐसी क्रिया ईस्ट में होती है, इसको खमीर कहते हैं, और हाइड्रा में होता है। ये मुकुलन की क्रियाएं इसमें होती हैं। अब उसके बाद में चौथे नंबर पे हम बीजाणुजन का निर्माण समझेंगे। बीजाणु जो होता है वो स्पोर टाइप का होता है। स्पोर टाइप में बहुत सारे अनंत न्यूक्लियस जो है उसमें रहते हैं, और उसके बाद में इनका स्फुटन होता है, और स्फुटन के बाद में ये अपने जैसे जीव के इनका निर्माण करने लगते हैं। आप देखेंगे इसमें थोड़ा समझने वाली चीजें हैं कि जो बीजाणुजनन होता है मुख्य रूप से एक, ये हो गया 1, और ये 2, और उसके बाद 3, और फिर 4, और उसके बाद 5, और उसके बाद 6। ये 6 प्रकार से होता है। अब उसके बाद में चल बीजाणु जो होता है इसमें बीजाणु जैसे मान लीजिए कि कोई सेल्स है, ऐसे बन गई है ये। अब सेल्स के बाद में इसमें जो केंद्रक में कोई न्यूक्लियस जैसे इस तरीके से है। अब इसमें कोई सेल्स है, अब ये इस तरीके से सेल्स है। मान लीजिए कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से इसका निर्माण हुआ। अब इसमें से इसका स्फुटन हो गया और इसमें बहुत सारे बीजाणु बन गए, और एक बीजाणु इस तरीके से बन गया, इस तरीके से। अब ये इसमें फ्लैजिलेट हो गए, इसकी सहायता से लोकोमोट कर रहा है। लोकोमोट दैट मीन्स चलन कर रहा है। और ऐसे ये बीजाणु है, ये चल रहा है, इसलिए इसका नाम चल बीजाणु है। ऐसी क्रिया राइजोपस में होती है। और जो बीजाणु बनता है इसमें जो फ्लैजिला ना हो,
मतलब जिसमें लोकोमोटरी आर्गन नहीं हो, वो स्थिर रहता है, ऐसे बीजाणु को हम अचल बीजाणु कहते हैं। ये ओडोगोनियम में होता है। ओडोगोनियम जो होता है उसमें अचल बीजाणु होते हैं। सुप्त बीजाणु मतलब कि जो बीजाणु है उसमें किसी वो प्रकार वो जब पड़े रहते हैं और पड़े रहने के बाद में जब कभी भी उनके प्रति वातावरण का सपोर्ट मिलता है, यानी जब वो प्रतिकूल कंडीशन में पड़े रहते हैं, लेकिन जब अनुकूल कंडीशन होता है तो वो अपने जैसे सेल्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ऐसे बीजाणु को हम क्या कहते हैं? सुप्त बीजाणु कहते हैं। ये वाउचेरिया में होता है। वाउचेरिया में इस तरीके से अलैंगिक जनन होता है, जो कि बीजाणु के निर्माण के द्वारा। और अंतः बीजाणु जो बीजाणु होते हैं ये मतलब कि ऐसे होते हैं कि ये जब पड़े रहते हैं, जब कभी भी जैसे भी इनको अनुकूल कंडीशन मिला या इनको किसी की जरूरत इनको हुई या इनके ऐसे कंडीशन उपलब्ध हुआ, तो उसमें ये बीजाणु अपना जो है जनन करने लगते हैं। इसमें BCG ब्लू ग्रीन एल्गी इसका पूरा नाम है। ऐसी क्रिया ब्लू ग्रीन एल्गी में होती है, नील हरित शैवाल में। इसकी हिंदी होती है नील हरित शैवाल। आइडिया वाला जो होता है इसमें भी एक सेल्स होती है, उस सेल्स का इलांगेशन होता है और आफ्टर इलांगेशन द फॉर्मेशन ऑफ जो है स्पोर्स इज आल्सो नोन एज आइडिया। फॉर एग्जांपल इसमें जो है ये राइजोपस होता है। क्या होता है? राइजोपस में ऐसी क्रिया होती हैं, जैसे ये इसमें चल बीजाणु में होती थी। उसके बाद में कोनिडिया का मतलब होता है एक सेल्स होती है, उसके ऊपर कैप्सूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और कोनिडिया में इस प्रकार का जन्म होता है। जैसे पेंसिलियम ये जो पेंसिलियम से पेंसिलिन नामक मेडिसिन एंटीबायोटिक बनती है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसी खोज की थी। ये एक प्रकार के कवक में होती है, ठीक है। तो उसमें कोनिडिया द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। तो इस तरीके से हम चल बीजाणु, अचल बीजाणु, सुप्त बीजाणु, अंतः बीजाणु और आइडिया, इसको हम लोग और कोनिडिया, इसको 6 प्रकार से हम बीजाणु निर्माण में इसको समझ सकते हैं। अब उसके बाद में खंडी भवन का मतलब हो गया कि जैसे ये जितने भी खंड है इसमें, और उसके बाद में छोटे छोटे खंडों को काट करके और उसके बाद में फिर इनसे नए पौधों की उत्पत्ति करना। ये मार्केंसिया में होता है। ऐसा जन्म ब्रायोफाइटा प्लांट में होता है। मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ये सब ब्रायोफाइट्स हैं। इसमें खंडी भवन टाइप का जो है जन्म होता है, ठीक है। और उसके बाद में 6वें नंबर पर है ये रीजनरेशन, जिसको हम पुनरुद्भवन कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर का। रीजनरेशन की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जीव है उसको जितने भी खंडों में काट दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक प्लेनेरिया है, अब हम लोग इधर एक प्लेनेरिया बना ले रहे हैं। ये एक प्लेनेरिया है। लीफ लाइफ स्ट्रक्चर इन प्रेजेंट ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस इज आल्सो नोन एज प्लेनेरिया। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ का एक जंतु होता है जो कि पत्तियों की जैसी संरचना होती है। इसके अगर खंडों को हम काट देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है। इसको खंडों को काट देते हैं, अगर इसका हेड रीजन जो आता है, हेड रीजन, मान लीजिए हेड रीजन इधर से गया, यानी ये कटा वाला भाग है और इसमें, तो यहाँ से ये ऐसे इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ये मतलब जिस अंग को हम अलग करते हैं, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो तीनों पार्ट, हेड और थोरैक्स, मतलब ये उधर का भाग है, तीनों पार्ट में अगर डिवाइड कर दो तो जिस पार्ट में जो अंग नहीं रहेंगे उस अंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब रीजनरेशन की से छिपकली है उसकी पूंछ में ये प्रक्रियाएं होती हैं। पुनरुद्भवन मतलब कि स्वतः जो अंग ना हो उसका निर्माण हो जाए, ठीक है। तो ये रीजनरेशन की प्रक्रिया, इसको पुनरुद्भवन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है ये जो 7वां नंबर है कायिक जनन, दैट मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन का मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कायिक जनन को हम कैसे स्पष्ट करेंगे? अभी आपसे कोई पूछे कि इसमें बताइए कि अलैंगिक और लैंगिक और कायिक तीनों में डिफरेंस बताइए,
तो हमें यह कहना है कि कायिक जनन अलैंगिक जनन का एक भाग है। अब कायिक जनन मतलब कि जो भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको छोड़ करके जो भाग पौधे का होता है वो कायिक भाग कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़ करके पौधे का जो भी भाग होता है वो कौन सा भाग कहलाता है? कायिक भाग कहलाता है। और कायिक भाग से फिर नए पौधों का निर्माण करना कायिक जनन कहलाता है। नए पौधों से कायिक भाग का यानी कि जो जैसे मान लीजिए कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट में जो उसका फ्लावर है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अब वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि उसको छोड़ करके पौधे के विभिन्न भागों से अगर वो अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कर ले जाता है, पौधों की उत्पत्ति कर ले जाता है तो वो कायिक भाग कहलाता है। ऐसे जनन को कायिक जनन कहते हैं। यानी कि पौधे के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ करके समस्त भाग जिसके द्वारा वो जनन करे वो कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब कायिक जनन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? कायिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक कायिक जनन जो होता है वो नेचुरली होता है, प्राकृतिक होता है, वो प्रकृति अपने अनुसार उस जनन को जो है जनन को प्रेरित करती है, जैसे जड़ों द्वारा। अब जड़ों के द्वारा मतलब जड़ होती हैं, वो जड़ें अपने जैसे जड़ों को काट करके विभिन्न भागों पे डाल दिया जाए तो वो अपने जैसे पौधों का फॉर्मेशन कर देंगी। ये क्रिया डहेलिया में होती है। फिर तने द्वारा, अब तने में प्रकंद, घनकंद, सलकंद इस तरीके से समझिए हम लोग। जो तने में जन्म होता है वो प्रकंद के द्वारा, प्रकंद मतलब होता है कि यानी कि राइजोइड, राइजोम का नाम से होंगे ये। इसमें क्या होता है? स्टोर्ड मटेरियल जो होता है प्लांट का, वो स्टोर्ड मटेरियल उसमें उसकी जड़ों में जो है राइजोइड में स्टोर हो जाते हैं, वो स्वेलिंग कर जाती हैं और उसमें स्टोर मटेरियल में जो है वो रिप्रोडक्टिव का फॉर्मेशन होने लगता है। अब ऐसे प्रकंद का एग्जांपल है गिंगर, दैट मीन अदरक। अदरक में इस तरीके से तनों द्वारा जन्म होता है। उसके जो अदरक को हम डालते हैं मिट्टी में तो वो अपने ऐसे पौधे को उत्पन्न कर देता है, तो ये गिंगर में होता है। दूसरा घनकंद, घनकंद ये पोटैटो यानी कि किसमें? आलू में इस तरीके से होता है, इसमें आई स्पॉट का फॉर्मेशन आता है। और जहां पर है आलू एक प्रकार का क्या है? तना। क्योंकि अगर आलू के प्लांट को हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आलू क्या है, ये तना ऐसी ये पौधा है प्लांट आलू का मान लीजिए। अब ये इसमें जड़ें हो गई। अब इसमें जड़ें, अब यार आलू के पौधे को आप निकालेंगे तो उसमें जड़ें इस तरीके लगी होती हैं, लेकिन ये राइजोइड यहाँ पर आकर के और ऐसे स्वेलिंग कर जाता है इस तरीके से। अब ये क्या है? ये जो इनकी लीफ थी, ये आप फोटोसिंथेसिस करके जो स्टार को स्टोर करती हैं वो, यानी कि ये मिट्टी का भाग हो गया। अब ये जो स्टोर करती है तो ये इसी में ये आई स्पॉट बन गए इसमें। अब ये पोटैटो है, यानी कि ये रूट नहीं है, ये क्या है? ये स्टेम है। और इसी के पार्ट को जब हम कट करते हैं तो ये अपने जैसे जो है प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। और ये एक प्रकार का क्या कहलाता है? घनकंद कहलाता है। ये हम पोटैटो। दूसरा सल्ककंद, सल्ककंद जो होता है वो स्केली टाइप का होता है। स्केली टाइप का स्टेप बाय स्टेप एक क्रम के रूप में अरेंज ऑर्डर में रहता है और एक बल्ब का फॉर्मेशन कर देता है। और इसी ये जैसे फॉर्मेशन होता है, ये ओनियन में होता है। ठीक है। और दूसरा है बल्बिल, बल्बिल द्वारा जो होता है ये ऑक्सिलियम में होता है। इसमें जो लीफ होती है वो धीरे धीरे स्वेलिंग कर जाती है। जो लीफ है वो स्वेलिंग करके अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति कर देती है। मतलब अपने जैसे प्लांट का, जैसे मान लीजिए कि कोई पत्ती है, अब पत्ती उसके बाद में ये थी, अब ये यहाँ पर स्वेलिंग कर गई, ये बल्बिल करके, और उसके बाद में ये अपने जैसे प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। और उसके बाद पत्तियों द्वारा, पत्तियों को काट करके और विभिन्न खंडों में उसके बाद मिट्टी में डाल देंगे तो वो अपने जैसे पौधों का फॉर्मेशन कर देंगी। ऐसे क्रिया किसमें होती है? ब्रायोफिलम में होती है। ठीक है, ब्रायोफिलम को आपको जो है नॉर्मली में मिल जाएगा प्लांट, और इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं।
कृत्रिम, कृत्रिम मतलब कि अच्छी नस्ल के पौधों को तैयार करना। अब इसमें मानव निर्मित आ जाता है। कृत्रिम मतलब क्या होता है? मानव निर्मित, यानी मनुष्य अपनी तकनीकी के द्वारा कायिक जनन करा करके नए पौधों को किस प्रकार से जो है बनाता है। अब इसमें इसे कलम लगाना, वो पौधों को काटता है और उसके बाद में उसको छोटे छोटे खंडों में और उसके बाद में उसको मिट्टी में दबाता है, उससे नए पौधे निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में। दूसरा है, अब देखिए इसमें एक हो गया, 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 4 प्रक्रियाएं इसमें होती हैं कृत्रिम में। दूसरा है दाब लगाना, मिट्टी का कोई तना, वैसे इसमें एक चित्र आप लोग देख सकते हैं, जो बुक जो जिन्होंने खरीद लिया है वो व्यवस्थित देखें इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे मिट्टी से तना होकर के जाता है और इसी के ऊपर मिट्टी लगा देते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से कट कर देंगे मेन ब्रांच से, नया पौधा का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? दाब लगाना होता है। दूसरा है कि घूंटी बांधना। घूंटी बांधना का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2 पौधे हैं, अभी सपोज इधर हम लोग देखते हैं कि घूंटी बांधना बहुत अच्छी प्रक्रिया है, आप लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा, एक प्लांट इधर है और एक प्लांट इधर है और दोनों प्लांट को ऐसे ऐसे जाना है, तो इस तरीके से ये पौधे ये इस तरीके से यहाँ जा करके ऐसे, और इसके बाद में यहाँ रस्सी से बांध दीजिए और ये जड़ें यहाँ पर भी मिट्टी में थी, ये जड़ें यहाँ मिट्टी में थी। अब 2 तरीके से, उसके बाद में एक पौधे को यहाँ से हम कट कर देंगे, रूट इसकी हो जाएगी, या फिर एक पौधे को ऊपर से कट कर देंगे नीचे से, मतलब कि 2 पौधों के लक्षण को, जड़ें किसी दूसरे की रहेंगी और तना किसी ऊपर का भाग दूसरे से रहेगा, ये सपोर्ट करेगा। तो ये घूंटी बांधना हो गया। ये मैंगो का पौधा आता होगा, देखेंगे जब खरीदेंगे तो उसमें से धागे से बंधा होता है उसमें, ठीक है। इस तरीके से रोपण करना, रोपण मतलब कि पौधे के सीड जर्मिनेट करती हैं, उसके बाद में वो जब छोटा पौधा रहता है तो उसको ले जा करके अलग जगह पर रोपण कर देना और इससे नए पौधे से गोबा मतलब अमरूद में भी ये प्रक्रियाएं होती हैं, नीम में भी इस प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग ये वीडियो व्यवस्थित समझ गए होंगे और उसके बाद में हालांकि जर्नी में ये व्यवस्थित अपना जो है इसका एक डेफिनेशन लिख करके और इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इसको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।